प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो किस मात्रा में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यह अनुचित है और अनिष्टकारक है, क्योंकि ये संस्थाएं स्वशासन की संस्थाएं हैं और उन पर अगर बाहरी नियंत्रण थोपा जाएगा तो स्वशासन नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि स्थानीय शासन नहीं है। नियंत्रण स्थानीय शासन का निषेध नहीं है, विरोध नहीं है। स्थानीय शासन पूर्णतः स्वतंत्र और पृथक नहीं रह सकता, अर्थात उसे राज्य सरकार का नियंत्रण सहना ही पड़ेगा। स्थानीय शासन संस्थाओं की रचना, अब इसके कारण बताए जा रहे हैं कि स्थानीय शासन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण क्यों होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अभी विकासशील हैं, तो जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाती तब तक इन पर नियंत्रण रहना चाहिए। अन्यथा ये गलती करेंगी, और गलती अगर करती हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं या अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं, इस स्थिति में इनके ऊपर नियंत्रण रहना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है, इनकी रचना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात इनकी सृजनकर्ता राज्य सरकार है। राज्य सरकार ही के विधान से इनकी रचना हुई है और राज्य सरकार ही इनको शक्तियाँ और अधिकार सौंपती है। तीसरा कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं को धन की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। ये इनके खुद के आय के स्रोत नहीं होते, इनके स्वयं के कोई आय के स्रोत नहीं होते, तो जो संस्था या व्यक्ति धन देगा उसे संबंधित संस्था पर नियंत्रण का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है कि वो धन के सदुपयोग को देखे, उपयोग को देखे, दुरुपयोग को देखे कि जो धन दिया गया था उसका वितरण किस प्रकार किया गया। इसलिए ये नियंत्रण इनको सहन करना पड़ेगा और अपनी स्वायत्तता में कुछ कटौती इनको सहन करनी पड़ेगी। जो देश अपने स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं वो चाहते हैं कि स्थानीय संस्थाएं कम से कम 3 कामों में सफल हो जाएं। जैसे वो चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर सृजनात्मक क्रियाकलाप के स्वतंत्र केंद्र विकसित हो जाएं, जनता में राजनीतिक बोध पैदा हो जाए जिससे वो राज्य के कार्यक्रमों में सहभागिता निभाएं, साझीदार बने, सहभागीदार बनने की उनकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। तीसरा, वो इस बात को पक्का करना चाहते हैं कि नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से और उचित मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जाए। ऐसी सोच है राज्यों की। वो नियंत्रण क्यों चाहते हैं? वो नियंत्रण चाहते हैं कि जनता में राजनीतिक जानकारी पैदा हो, जनता राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी बने और नीति और कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से लागू हों। इन तीनों के बीच सदैव के लिए पूर्ण संतुलन स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सी सत्ता और शक्ति स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए राज्य सरकार उनके कामों का परीक्षण करती है और राज्य सरकार अपना दायित्व समझती है कि जब इतने सत्ता इनको सौंप दी गई है, इन शक्तियाँ सौंप दी गई हैं, तो इनका परीक्षण किया जाना चाहिए।
पर नियंत्रण परीक्षण नियंत्रण जब करते हैं तो एक ऐसी पद्धति अपनाई जाए कि ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास है उसमें कोई बाधा नहीं पड़े, उनके अभिक्रम पर कोई अंकुश ना लगे। नियंत्रण के दौरान ये कोशिश की जाती है कि कम से कम इन मानकों का पंचायती राज संस्थाएं पालन कर रही हों। जैसे इस बात को पक्का करना कि नीतियां और कार्यक्रम और लक्ष्य समय से पूरे हों, क्योंकि पंचायती राज विकास के मामलों में अवक्रम करने वाला, पहल करने वाला तथा अवकर्ता कार्यकर्ता दोनों ही है, इसलिए कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है इस बात को पक्का करना कि पंचायती राज संस्थाएं इस ढंग से काम करें कि कार्य और आचरण की उचित एवं कल्याणकारी परंपराएं तथा अभिसमय स्थापित हो सकें। तीसरा, इस बात को पक्का करना कि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचित और स्थायी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक विश्वास और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न हो। ये नियंत्रण के कारण बताए जाते हैं। यूँ तो नियंत्रण के अन्य भी कारण हैं। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करती है, उनका क्षेत्राधिकार निश्चित करती है, पंचायती राज संस्थाओं को विशेष शक्तियाँ सौंपती है, कार्य सौंपती है, और राज्य सरकार के हाथ में पंचायती राज संस्थाओं को बंद करने की शक्ति होती है। तो ये भी कारण है कि राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण बना के रखना होता है। पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण के संबंध में कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं। प्रत्येक राज्य में या सभी राज्यों में पंचायती राज विधान में, नियम में एक अनुभाग होता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी नियम में, उपविधि में या विनियम में विद्यमान चीज़ों का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे इस अधिनियम में या अन्य नियम में या उपविधि या विनियम में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कब्जे में या किसी स्थान के संबंध में राज्य सरकार की संपत्ति या केंद्र सरकार की संपत्ति के संबंध में कोई लाइसेंस या अनुज्ञा लेने की आवश्यकता पड़े। इसको दोबारा सुन लें, ध्यान से सुने। पंचायती राज विधान में एक अधिनियम में एक अनुभाग है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी नियम का अर्थ ऐसा नहीं लगाया जाए कि केंद्रीय राज्य सरकार के कब्जे में कोई स्थान है या केंद्रीय राज्य सरकार के संपत्ति है तो उसके संबंध में कोई लाइसेंस या अनुमति लेने की आवश्यकता पड़े। ये ऐसा विधान है। अन्य नियम या अन्य नियंत्रण के आधार इस प्रकार हैं। सभी स्थानीय निकायों में नियंत्रण का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी नियंत्रण सभी ग्रामीण निकायों में देखने को मिलते हैं। नियंत्रण का आधार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियम में है। नियंत्रण के स्तर राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय स्तर होते हैं।
अब हम अध्ययन करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर जो नियंत्रण किया जाता है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है निरीक्षण, इंस्पेक्शन। निरीक्षण का उद्देश्य देखना है कि जो कानून और नियम लागू किए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। जैसे पंचायत समिति ग्राम पंचायत की कार्रवाई को देखेगी, जिला परिषद पंचायत समिति की कार्रवाई को देखेगी। और ये निरीक्षण का जो प्रावधान है ये पंचायती राज संस्थाओं में ही है, जहाँ उच्च स्तर की निकाय अपने से निम्न स्तर की निकाय का निरीक्षण करती है। जिलाधीश को भी पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे वह ग्राम पंचायत या पंचायत समिति दोनों में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकारी है। वह पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव, आदेश अथवा लाइसेंस को स्थगित कर सकता है। वह जिला परिषद के संबंध में यह शक्ति मंडल आयुक्त को है, यानी कि डिविजनल कमिश्नर को। डिविजनल कमिश्नर जिला परिषद के किसी प्रस्ताव, आदेश या लाइसेंस को स्थगित कर सकता है। संकट के समय में जिला कलेक्टर पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी काम को कार्यान्वित करने का आदेश दे सकता है। तो ये निरीक्षण का जो बिंदु है इसमें उच्च संस्था अपने से निम्न संस्था का निरीक्षण कर सकती है, या फिर जो जिला कलेक्टर है वो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर सकता है, और मंडल आयुक्त जिला परिषद के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। दूसरा बिंदु है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण एक साधन है, एक विधि है जिसके द्वारा नियंत्रण और परिवीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी विधि जिसमें दोनों समाई हुई हैं, सुपरविजन और इंस्पेक्शन। कमियों का पता लगाया जाता है, गड़बड़ी के स्रोतों को बंद किया जाता है, जिससे सर्वत्र काम ठीक ठाक होता रहे। पंचायत समिति और जिला परिषद के लेखों का परीक्षण अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक करता है, और वह राज्य के वित्त विभाग के नियंत्रण में काम करता है। तीसरा बिंदु है अधिकर। हर व्यक्ति पंचायत समिति या जिला परिषद के धन, संपत्ति की हानि, अपव्यय या अनुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है इन पंचायत समिति जिला परिषद में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, नौकरशाही का हिस्सा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, अगर वह पंचायत समिति या जिला परिषद को धन संबंधी हानि, संपत्ति संबंधी हानि पहुंचाता है, या अपव्यय का दोषी है, या धन का अनुचित उपयोग करता है, तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या अपव्यय के लिए, ऐसे अनुचित उपयोग के लिए उससे उस संपत्ति के मूल्य के बराबर वसूली की जाएगी, अधिकर वसूला जाएगा। वित्तीय मामलों में भूल करने वाला व्यक्ति दंड से नहीं बचेगा। ये लेखा परीक्षण का मूल है, मूल उद्देश्य ही है ये लेखा परीक्षण का, कि अगर कोई वित्तीय हानि हुई है, कहीं वित्तीय भूल हुई है, या कोई वित्तीय करारोप चोरी का मामला बनता है, अपव्यय का, अनुचित व्यय का, तो ऐसे व्यक्ति से वसूली की जाए और दंडित किया जाए। अगला बिंदु है अनुदान। अनुदान देना किसी संगठन को नियंत्रित करने का सबसे परंपरागत तरीका है। जो व्यक्ति पैसा देगा वो उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखेगा। सदस्यों का निलंबन करना। राज्य सरकार किसी निकाय के सदस्य को, पंचायती राज के 3 स्तर के निकाय हैं, उनके सदस्यों को निलंबित करना, उनके अध्यक्षों को निलंबित करना कर सकती है। कब? जब वो अपने कर्तव्यों के पालन में दुराचार के दोषी पाए जाएं। निर्वाचित निकायों का निलंबन करना और विघटन करना।
सदस्यों का ही नहीं, पूरी संस्था का भी निलंबन किया जा सकता है। संस्था के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनका निलंबन किया जा सकता है। निर्वाचित निकायों का नियंत्रण करना, उनका परीक्षण करना एक कठिन या जटिल प्रकृति का काम है। जब कभी राज्य सरकार निर्वाचित निकायों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने का विचार करती है तो राज्य सरकार को सशक्त विरोध का सामना करना पड़ता है और राज्य सरकार पर दलगत दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्य करने का आरोप लगता है। अतः आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकार का जो व्यवहार है वो ईमानदारीपूर्ण होना चाहिए। निर्वाचित निकायों के प्रति सरकार के व्यवहार, राज्य सरकार के व्यवहार में संगति होनी चाहिए और राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जो ये विशिष्ट दायित्व हैं कि राज्य सरकार पर कोई आरोप नहीं लगे कि उसने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया, उसने संगत कार्य नहीं किया या पंचायती राज संस्थाओं के को मार्गदर्शन नहीं दिया, ऐसे आरोप नहीं लगें। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, पंचायती राज अध्ययन दल, और कमेटी ने ऐसे आरोपों से बचने के लिए, राज्य सरकार पर ऐसा कोई आरोप ना लगे और नियमानुसार कार्रवाई हो, पंचायती राज अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें की थीं। अध्ययन दल का कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में नियंत्रण और परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें निरंतरता भी हो और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो अनुशासनात्मक शक्तियों और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करे। इस संबंध में पंचायती राज अध्ययन दल ने जिला स्तर पर जिला अधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य अधिकरण बनाने की सिफारिश की थी। जिला अधिकरण में जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर और जिले की न्यायपालिका का एक वरिष्ठ सदस्य शामिल हो। और इस अधिकरण का अध्यक्ष न्यायिक सदस्य होगा। 3 सदस्य होंगे जिनमें जो न्यायिक सदस्य है वो इस अधिकरण का अध्यक्ष होगा। ये अधिकरण क्या काम करेगा? जिले की पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्तावों की जांच करेगा, पंचायत और पंचायत समितियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करेगा और पंचायती राज सेवाओं के विरुद्ध की गई अनुशासन की कार्रवाई के विरुद्ध अपील सुनेगा, चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करेगा। इसी प्रकार राज्य अधिकरण में विकास आयुक्त, राजस्थान पंचायती राज सलाहकार परिषद का एक सदस्य और न्यायाधीश की हैसियत का एक सदस्य, ये 3 होने चाहिए। राज्य अधिकरण के कार्यों में जिला परिषद के प्रस्तावों की जांच करना। जो जिला अधिकरण था वो पंचायत समितियों तक के प्रस्तावों की जांच कर सकता था, लेकिन राज्य अधिकरण जिला परिषद के प्रस्तावों की जांच कर सकता था। पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के सदस्यों और जिला प्रमुख के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करना, जिला अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, जिला परिषद के सदस्य जिन अनर्हताओं से ग्रस्त पाए गए हों, अनर्हता यानी अयोग्यताओं से ग्रस्त पाए गए हों, उनको निर्धारित करना और उनके संबंध में आदेश जारी करना। जिलाधीश तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के द्वारा अधिकार के संबंध में जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनना। ये पंचायती राज अध्ययन दल की सिफारिशें थीं। तो इस अध्याय का अध्ययन करके हमने जाना
कि पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो विकास की अवस्था में है, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, नवीन संस्थाएं हैं। यदि वो अपने मार्ग से भटकती हैं, पथभ्रष्ट होती हैं, या वित्त का दुरुपयोग करती हैं, या अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं, तो वो सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। और सरकार भी, अगर वो मार्गदर्शन ना मांगे तो सरकार भी उनकी कार्रवाई में हस्तक्षेप करके उनको नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। धन्यवाद।